नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि कौशल लेखक से एक मुलाकात की तीसरी सीरीज में आज वत्सला सिंह से मिलने जा रही हूँ। ये वत्सला सिंह की किताब है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आज हम इस पुस्तक पे चर्चा करेंगे। वत्सला की ये दूसरी किताब है। इन्होंने साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। ये एक एमएनसी में काम करती हैं और इनका सौभाग्य रहा हुआ है कि इनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मिल चुकी हैं जब ये क्लास 11th में थी। वत्सला जी, आपका स्वागत है हमारी सीरीज पे। थैंक यू। ये आपकी किताब मैंने पढ़ी, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसमें कुल 11 कहानियां हैं और ये इस कहानियों में लेंथ जो है वैरी करती है। कोई 6 पेज की स्टोरी है, कोई 24 पेज की स्टोरी है। और इन सारी कहानियों में मुझे पढ़ के ऐसा लगा कि जैसे ये इंसान की भावनाओं को कहीं ना कहीं छूती है। मेरा आपसे पहला सवाल है वत्सला जी कि आपने जब ये किताब लिखी तो कुछ तो आपके माइंड में रहा होगा, कुछ तो आपको प्रेरित किया होगा कि आप इस तरह की कहानियों को पुस्तक के रूप में लोगों के सामने लेकर आए। बिल्कुल। एक्चुअली इसमें बस एक ही प्रेरणा थी कि लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं सब बहुत लोगों से मिलते जुलते हैं और कई बार उनकी कही बातें या उनके आपके साथ भी कुछ घटनाएं या कुछ कुछ भी होता है आपके साथ भी उनके साथ भी, तो वो याद रह जाता है, वो एक इम्पैक्ट छोड़ जाता है। उस इम्पैक्ट को याद रखने के लिए मैंने इन स्टोरीज को कंपाइल करा। वत्सला, एक सवाल है कि कोई भी जो लेखक होता है जब वो लिखता है इससे पहले वो बहुत पढ़ाई करता है, तो आपने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि लिखने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? कभी तो कुछ बचपन में हुआ होगा या जब आप कॉलेज में थे, कुछ तो ऐसी घटना घटी होगी कि जब माइंड में ये आया होगा कि आपको लिखना चाहिए और लिखने के बाद आपको पुस्तक प्रकाशित करवानी चाहिए। तो उस समय क्या आपने कब सोचा इस तरह से? सोचा तो बचपन से ही था। अच्छा। प्रेरणा तो मतलब मदर ने ही दे रखी थी। अच्छा। कि पेरेंट्स ने ओवरऑल दिया था कि हमें बुक्स लाते थे, पढ़ो, कुछ करो, अपनी इंग्लिश अच्छी करो। तो जब मैं किताबें पढ़ती थी तो मैं सोचती थी कि मेरी भी स्टोरी ऐसे ही पब्लिश होगी और लोग पढ़ेंगे, बट ऑब्वियसली प्रोसेस नहीं पता था। फिर जब थोड़े बड़े हुए तब बाकी चीजों में बिजी हो गए। जब कॉलेज में मैंने अपनी कुछ स्टोरीज अपनी एक लेक्चरर को दिखाई थी, तब उन्होंने कहा कि तुम इनको पब्लिश करनी करा। तब मुझे लगा कि हाँ, बात तो सही है। फिर जैसे भी करके धीरे धीरे घसीट घसीट के मैंने अपने उन स्टोरीज को लिखा और अपना पहला नॉवल। तो वो मैं कहूंगी कि आज तक का क्या, वैसे तो मेरी 2 ही बुक्स पब्लिश हुई है, बट मेरे लिए हमेशा वो मेरा बेस्ट वर्क रहेगा। ऐसा होता है कि लेखक को जो अपनी पहली किताब होती है वो ज्यादा पसंद होती है। अच्छा, मैंने आपकी कहानियों में, जैसे पहली कहानी है द टॉय मैन, मुझे पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे आपने कभी इन चीजों को या तो देखा है या अपने निजी जीवन में अनुभव किया है। पहली कहानी है आपकी द टॉय मैन, जिसमें आपने एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी का जिक्र किया है। तो ये क्या वास्तविक है? जी बिल्कुल, ये वास्तविक है। एक्चुअली ये जो शख्स थे, ये इनका नाम था पीवी सहरिया। एक इन्फ्लुएंसर हैं ये जो पहले बहुत एक्टिव थे, तो बहुत वो काफी लोगों की हेल्प करते हुए वीडियोस डालते थे। तो मैंने एक बार ऐसे फेसबुक पे देखा था। फिर एक दिन मैं उस जगह पे ऐसे मार्केट में ही थी, तो सडनली मेरी नजर उन्हीं पर पड़ गई जिनके बारे में वो वीडियो था। तो मैंने उनसे थोड़ा सामान भी खरीदा एंड उनसे थोड़ी बातचीत भी करी। तो धीरे धीरे मतलब एक इंटरेक्शन, जो एक वैल्यूएबल इंटरेक्शन था, वो हुआ। तो मुझे भी पता चला कि उनकी लाइफ में भी क्या हार्डशिप्स हैं, क्या डिफिकल्टीज रही हैं, वो कब आते हैं, कब बैठते हैं, क्या उनका सोच विचार है। तो उन चीजों ने कहीं ना कहीं बहुत इम्पेक्ट किया बिकॉज वो बहुत एडवाइज पर्सन थे। ये कहानी बहुत अच्छी है, काफी दिलों को छूती है। एक कहानी है द गाय हू लेट, इसमें हामिद नाम का किरदार है और इसमें हामिद की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है। मुझे इसमें एक चीज जो है जिसके बारे में जानना चाहूंगी कि उसकी एक दोस्त होती है और उसको इस बात का
गिल्ट रहता है कि अगर उसने उसकी हैंड राइटिंग देख लिया होता और उससे बात कर ली होती तो शायद वो बच जाता। तो क्या हैंडराइटिंग जो है, हैंडराइटिंग को देख करके ये जाना जा सकता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कुछ परेशानी है, ये सुसाइड कर सकता है या इसकी मृत्यु हो सकती है? एक्चुअली ये बात 100% सच है कि ये एक ऐसी हैंड राइटिंग एनालिसिस जिसको ग्राफोलॉजी भी कहा जाता है, बट वो बहुत ही कहते हैं ना अंडर रेटेड चीज़ है, बहुत ही अंडर रेटेड चीज़ है कि उसकी इम्पोर्टेंस बहुत होनी चाहिए, बट समहाउ लोग उस पर इम्पोर्टेंस समझते नहीं क्योंकि वो शायद टेक्निकल चीज़ नहीं है। बट ग्राफोलॉजी एक आर्ट है, एक ऐसी आर्ट जिससे आप लोगों की पर्सनालिटी डिकोड कर सकते हो, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनके ट्रॉमास, उनके पर्सनालिटी के जो पॉइंट्स हैं कि उनको गुस्सा आता आता है या उनकी करंट नीड क्या है, कुछ भी यू कैन डिकोड एनीथिंग। और ये एक रियलिटी है कि जैसे हैंडराइटिंग एनालिसिस एक फोरेंसिक्स में भी यूज किया जाता है, जैसे किसी का सुसाइड नोट एनालाइज किया गया है, अगर फोर्जरी के फोर्ज सिग्नेचर्स हैं उनको एनालाइज किया गया, तो इस चीज की जो लिमिटेशन है वो सिर्फ फोरेंसिक्स फील्ड तक ही है एज ऑफ नाउ। बट मैंने जब ग्राफोलॉजी पढ़ी थी तब मुझे किसी ने कहा नहीं, बस मैंने किसी बुक स्टोर पे देखा, अच्छा, तो मुझे वो बुक देखने में बहुत अच्छी लगी। फिर जब मैंने उस बुक को खरीदा पढ़ा, मैं उस बुक को रख ही नहीं पाई दोबारा। वो बहुत अच्छी चीज है जो मतलब एक तरीके से पर्सनल लेवल पे तो मैंने सेल्फ टॉट ही करी, मुझे किसी ने सिखाई नहीं है, मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, बट आई कैन फिगर आउट। अभी मामला थोड़ा ऐसा चल रहा है, थोड़ा जंग लग गई है उस स्किल पे क्योंकि बहुत टाइम से कुछ किया नहीं है। बट हाँ ये है कि मैं स्किल को बहुत यूजफुल बोलूंगी और ये एक रियलिटी। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि मैंने आपकी कहानियों में देखा आपने इंसान और जानवरों के बीच जो प्रेम होता है उसको बार बार दर्शाया है। चाहे आपके कहानी में नूना नाम की बिल्ली है, चाहे मैक्स है, चाहे जूली है, चाहे पेपर और पेबल करके दो स्टोरी में है। तो इतनी सारी कहानियों में आपने बार बार कुत्ते और बिल्ली के रिश्तों को समझाया है कि कोई अपने पेट के साथ कितना लगाव से जुड़ता है और किस तरीके से। कई बार किसी कहानी में है कि जब वो डिप्रेशन में कोई व्यक्ति है तो उसको वो साथी की तरह मदद मिलता है, या आपकी एक कहानी है जिसमें इच्छा नाम की जो किरदार है वो सिर्फ जीवन में वापस इसलिए आती है क्योंकि उसे अपना पपी जो है वो बहुत प्यारा होता है। तो क्या आप अपने निजी जीवन में भी जानवरों के प्रति इतना ही संवेदनशील हैं? जी है तो सही, बिल्कुल। एनिमल्स का देखिए क्या होता है कि उनमें छल कपट की भावना नहीं होती, शायद इसलिए वो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे जैसे घर में भी एनिमल्स हैं, घर के बाहर भी हम लोग जैसे ही अपने डॉग को वॉक कराने जाते हैं तो कुछ ना कुछ एक एक मुट्ठी सारे डॉग्स को डालते हुए चलते हैं खाना। तो बस वही एक बॉन्ड सा बन जाता है, उनको चाहिए क्या, एक मुट्ठी खाना और थोड़ा सा प्यार। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक स्टोरी है आई एम द लाइट और एक स्टोरी है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इन दोनों कहानियों में आपने जिक्र किया है जिसको लोग नूर कहते हैं, जिसको लोग रोशनी कहते हैं, जिसको लोग डिवाइन कहते हैं, कि और का आपने जिक्र किया है कि किसी ने रोशनी के रूप में कुछ देखा। और दोनों कहानियों में आपके डिफरेंस ये है कि पहली कहानी आई एम द लाइट में शायद वो किसी मृत व्यक्ति की आत्मा है, और एक दूसरी कहानी में आपने जो इसको बताया है वो डिवाइन बीइंग बताया है, कि रोशनी को आपने दोनों तरीके से दो अलग अलग किरदारों के थ्रू बताया है। तो आप क्या मानती हैं ऐसा कि ऐसा कुछ होता है इस दुनिया में? मैं एज ए ह्यूमन बीइंग अपनी कैपेसिटी को बहुत ही लिमिटेड मानती हूँ कि मुझे ये डिक्लेयर करने के लिए कि मुझे सब कुछ पता है। मुझे सब कुछ नहीं पता है, दुनिया में किसी को सब कुछ नहीं पता। आज तक हम लोग ये तक तो फिगर आउट कर नहीं पाए कि भगवान है कि नहीं है, एलियंस है कि नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी क्रिएचर्स हैं या लोग हैं या स्पिरिट्स हैं, हम उनको जानते हैं? हम नहीं जानते, डेफिनेटली नहीं जानते। तो एक पॉसिबिलिटी मैं हमेशा ओपन रखती हूँ कि इवन दो मैं उन चीजों को नहीं देख रही हूँ, डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करते।
तो एज अ ह्यूमन बीइंग मैं अपना माइंड थोड़ा ओपन करती हूँ इन सब चीज़ों को लेके। अंधविश्वासी नहीं, लेकिन मैं ये डिनाई नहीं करूंगी कि हमारे अलावा भी, हमारे हमसे परे भी एक दुनिया हो सकती है, एक क्या कई दुनिया हो सकती है। तो आपने आई एम द लाइट में जिस तरीके से डिस्क्राइब किया है, मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं किसी का निजी अनुभव रहा है, या तो आपने कुछ सुना है या कहीं कुछ देखा है। ये मेरा अनुभव तो खैर नहीं है, बट हाँ मेरे क्लोज क्लोज रिलेशंस में, फैमिली में तो ये किसी का है, निजी अनुभव है। तो ये पहला नहीं है। निजी अनुभव तो मुझे बहुत लोगों ने बताया है कि मैंने रात को बैठे हुए देखा, ये किसी को देखा, या मैंने कोई अंधेरी चीज देखी या कोई स्पिरिट देखी। तो ये पहला अनुभव नहीं है, बट ये एक ऐसी चीज थी जो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्ट की, क्योंकि वहां पे एक एनिमल भी था। इस स्टोरी में एक डॉग भी है, जो उस डॉग ने भी विटनेस किया। तो डॉग्स और एनिमल्स के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी एनर्जी ऐसी होती है जो कहते हैं ना, रियल्स जो होते हैं, डिफरेंट रियलिटीज होती है, वो डिफरेंट तरीके की एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक जैसे जानवर है, वो अंधेरे में देख के किसी चीज सडनली भौंकने लगे, वहां पे भले ही कुछ ना हो, तो इसका मतलब उसे कुछ सेंस हो गया। ये एक ऐसी चीज थी जो मैंने डाली इसके अंदर, पर मुझे लगा कि नहीं, ये एक जरूरी नहीं है कि ये स्टोरी बुक कंप्लीटली कहते हैं फैक्ट बेस्ड स्टोरीज पर ही हो। इसमें सुपर नेचुरल टाइप के एक्सपीरियंसेस भी डाले जा सकते हैं विद पर्सनल टच। हाँ, ऐसा बिल्कुल है कि मैं दर्शकों को बता दूं, इनकी जो कहानी है आई एम द लाइट, इसमें इन्होंने बताया है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी मृत व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है, तब उसको क्या क्या चीज अनुभव होता है। उसमें से ये कहानी का मैंने पार्ट का एक जिक्र किया कि जब उसने एक रोशनी देखी और अंत में उनको उस मोह से, उस माया से या उस अटैचमेंट से बाहर निकलना पड़ा, यही उसके लिए सॉल्यूशन था। आपकी दूसरी कहानी है जिसमें कि आपने एक पिता की संवेदना को व्यक्त किया है, जिसमें उनकी दो बेटियां हैं और वो चाहते हैं कि अपनी अंतिम घड़ी में उन बेटियों को देखें। वो आईसीयू में होते हैं और उनकी बेटियां उन तक नहीं आ पाती हैं। ये कहानी ने भी मुझे बहुत अंतर तक छुआ कि किस तरीके से एक पिता के लिए होता है कि उनके लिए उनकी सारी संतानें एक समान हैं और बेटियां उनकी उनको देखने के लिए आईसीयू में भी नहीं आ पाई। तो क्या ये भी कहीं आपने देखा? ये बिल्कुल एक 100% रियल सिनेरियो है। मेरे क्लोज रिलेशन में हॉस्पिटल में वो एडमिट थी। तो वो भी उसी आईसीयू में थी। तो जब हम वहां पे थे तो मैंने चीज देखी कि वो जो ओल्ड अंकल है वो बहुत रो रहे थे। तो सडनली जो उन्होंने मेरी और भी रिलेटिव्स हैं, एक ने बताया कि ये ना ऐसे ही रोते रहते हैं, हम कई बार आए हैं और ये ऐसे ही रोते रहते हैं, इनसे इनका सिर्फ बेटा नहीं आता, ये बेटियों के लिए रोते रहते हैं, बेटियां नहीं आती इनसे मिलने। तो मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा बुरा लगा एंड कहीं ना कहीं वो चीज आज तक दिमाग से गई नहीं कि कैसे लोग बाकी सब कहते ना, जो चीजें जरूरी है, जो चीजें एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, उनको छोड़ के पैसे के पीछे या प्रॉपर्टी के पीछे या इन सब चीजों के पीछे भागते रहते हैं। ऑफ कोर्स आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ अचीवमेंट चाहिए होता है लाइफ में, बट एट व्हाट कॉस्ट। तो वही है कि अगर कोई आप अपने फादर से या मदर से आप मिलने भी नहीं आ सकते तो किस बात का आपके पास अचीवमेंट है। और ये बहुत मुझे क्रूअल भी लगा कि कम से कम किसी की अंतिम घड़ी में तो आप उनको बिल्कुल बिल्कुल, एक पिता को अपनी बेटियों से बहुत प्यार होता है। आपकी एक कहानी है ए हैंड ऑफ होप, वहां पर भी कुछ ऐसी ही चीज है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और वो अभी भी अपने पिता को बहुत याद करती है। और इसमें जो आपने इस कहानी को अंत किया है, वहां पे आपने ये कहा है कि दिया जल रहा है और उस दिए से जो है उसके घर में आग लग गई है और हो गई है। हाँ, तो आप इस कहानी के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये कहानी बहुत टचिंग है।
इस कहानी में भी ये है कि जो लोग आपसे सच में प्यार करते हैं, जिन लोगों से आप सच में अटैच्ड होते हैं, वो कभी भी आपको पूरी तरीके से छोड़कर नहीं जाते। एक प्यार का जो रिलेशनशिप है, एक रोमांस का रिलेशनशिप है, भावनात्मक जो रिलेशनशिप होता है, वो हमेशा रहता है। अगर आप किसी दुख की घड़ी में, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप सो रहे हैं और आपको कोई सपना है कि उसमें कोई ऐसे हैं जो इस दुनिया में अभी नहीं है, पर वो आपको कुछ एनकरेजमेंट का शुरू के शब्द कह के चले गए, या कुछ कह के चले गए, या कुछ भी संदेश दे के चले गए। तो यहाँ पे भी यही होता है कि वो बहुत ही दुखी है, जो मेन कैरेक्टर है राजलक्ष्मी नाम है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, लेकिन उनके पिता का जो एक टच है कि कंधे पे, वो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन उससे महसूस होता है। तो वो चीज बहुत मुझे अच्छी नहीं लगी कि हाँ ये चीज दिखनी चाहिए। लेकिन ये ना स्टोरी सुपर नेचुरल से ज्यादा इमोशनल। हाँ जी, बिल्कुल सही। मैं ये सुपर नेचुरल तो चलो जो है सो है, सुपर नेचुरल जरूरी नहीं कि कॉन्जरिंग जैसी मूवी ही हो, लेकिन सुपर नेचुरल ऐसा भी हो सकता है जो आपकी ग्रोथ में, आपके इमोशनल टाइम में या डिफिकल्ट टाइम में साथ दे। बिल्कुल सही। ऐसी ही आपकी ये कहानी है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जिसके नाम पे आपने इस किताब का भी नाम रखा है। उसमें भी जो इच्छा है उसके माँ बाप नहीं है, और वो सिर्फ इसी चीज में जीती है कि उसे अपने माँ बाप का प्यार मिले। जिस तरीके से उसके चाचा चाची उस पे अत्याचार करते हैं, दिन भर काम करवाते हैं, और कभी लात मारते हैं, कभी खाने के लिए नहीं देते हैं, वो उस तरह तरह की जो मानसिक स्थिति है, हाँ, उससे वो गुजरती है, और उसको एक पपी मिल जाता है जो उसके लिए जीने का सहारा बनता है। तो इस कहानी में भी वैसे आपने दिखाया है सुपर नेचुरल चीज। आपने बात की है कि वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है और उसे एक दूसरी ही दुनिया दिखती है। उस दुनिया में कहा जाता है कि एक बार जब चले जाओगे तो दोबारा वापस नहीं आ पाओगे। बिल्कुल। और उस समय में उसे डिसीजन लेना होता है कि वो उसका जो छोटा पपी है वो उसको बचाए, जिसको उसके अंकल मार रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको मैं मार डालूंगा, या फिर वो उस दुनिया में चली जाए जहाँ पे कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। तो यहाँ पर भी मैंने देखा है कि भले ही आपने सुपर नेचुरल चीजें दिखाई हैं, पर मानसिक द्वंद ही दिखाया है जो एक बच्ची की है जो किशोरावस्था में है। हाँ, मतलब मैंने उसकी एज तो डिफाइन नहीं करी है, बट हाँ ये है कि टीनेजर एक तरीके से ही होना है, टीनेजर या समवेयर क्लोज टू दैट ओनली, 20 से पहले एज होती है। देखिए, जो ये बुक का नाम है, वैसे ही नाम की एक स्टोरी है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वो इस बुक की पूरी बहुत सबसे लंबी स्टोरी है, और इस पे बेसिकली एक कहते हैं ना कि सिचुएशन है जिसमें जो कैरेक्टर है, इच्छा नाम का कैरेक्टर है, उसको एक इम्पॉसिबल चॉइस दी गई है। वो इम्पॉसिबल चॉइस ये है कि जिस जानवर ने उसको उसका साथ दिया बिना किसी, कहते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। जानवरों की वैसे भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, तो एक जानवर जिसने उसको साथ दिया सबसे डिफिकल्ट टाइम में, जब उसको मारा पीटा जाना था, या जब उससे बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था, तो बहुत ज्यादा मेंटली वो बहुत डिप्रेस थी उस टाइम पे। जब जानवर ने साथ दिया तो उसको छोड़ के क्या एक ऐसी जगह जा सकती है जहाँ पे उसके सारे दुख खत्म होने का प्रॉमिस उसके साथ किया जाता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट और एक बहुत ही मॉरल थ्रेशोल्ड वाली चॉइस थी कि वो क्या डिसाइड करती है। क्योंकि अगर पर्सनली मैं बोलूं, अगर वो उस डॉग को छोड़ के, उस पपी को छोड़ के, मैक्स को, वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाती या दूसरे पोर्टल में चली जाती, दूसरी दुनिया में चली जाती, तो हो सकता है उसकी लाइफ अच्छी हो जाती। बट क्या वो अपने मन के गिल्ट को इरेज कर पाती? वो नहीं कर पाती। उस जानवर का क्या होता? तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं थोड़ा दुख सह लूंगी, लेकिन जिसने दुख में मेरा साथ दिया उसको अकेला नहीं छोड़ूंगी। आपकी सभी कहानियों में जो किरदार है वो किसी न किसी परिस्थिति में फंसा हुआ है, और वहां पर उसे डिसीजन लेना है कि वो क्या करता है। एक दो कहानियों में किसी ने सुसाइड कर लिया है, कुछ में नेचुरल डेथ है,
किसी के पास ऑप्शन है उस दुख से बाहर निकलने का। और यहाँ पे एक लाइन लिखा है आपने कि वंस यू क्रॉस ओवर देयर इज नो वे बैक। कि हर कहानी में ये चीज होता है कि उनको रिटर्न होने का ऑप्शन नहीं है। जो उन्होंने डिसीजन ले लिया, जो उन्होंने कर लिया, उसी रास्ते पे उसको चलना है उसके बाद। ये एक कहानी है दी ऑब्लिवियन। तो इसके बारे में आप कुछ दर्शकों को बताएं। ऑब्लिवियन एक ऐसी स्टोरी है जो कि मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कोई बहुत पॉजिटिव स्टोरी, बहुत हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी। पर्सनली मुझे लिखते टाइम भी बहुत दुख हुआ था उसको, लेकिन ये एक रियलिटी। व्हाट आई मीन इज कि ये जो स्टोरी है ये मेरे ही फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली में मेरे उनके किसी मतलब है मेरे रिलेशनिस्ट जो है वो स्टोरी है उनकी। ये जब मैं बहुत छोटी थी तब ये इंसिडेंट हुआ कि कहते हैं कि एक डिसीजन, पढ़ाई न करने का डिसीजन कितना दुखदाई हो सकता है। कि स्टोरी में यही था कि शुरू की जो टीनेजर लाइफ है वो मौज मस्ती में गुजार दी, फिर जल्दी शादी हो गई, फिर जल्दी बच्चे हो गए, लेकिन उसके बाद लाइफ की हार्डशिप का पता लगा। उस हार्डशिप ने उस इंसान को इतना तोड़ दिया कि उसको ये लगने लगा कि मैं चला जाऊंगा तो इनकी लाइफ ज्यादा अच्छी हो जाएगी, या मेरा रहना मतलब एक तरीके से एक बैड, इनके ही बैड लक है, मैं ही हूँ इनकी लाइफ की पनौती जिसको एक बैड का। तो वहां पे ये है कि वो एक इंसान किस लेवल तक इंटरनल स्ट्रगल झेलता है। और वंस अगेन जो इस बुक में जितनी भी स्टोरीज है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ये ना सारी एक ही थीम की स्टोरीज है। इन लोग इनका कंटेंट अलग हो सकता है, कैरेक्टर्स अलग हो सकते हैं, सब कुछ अलग हो सकता है। सुपर नेचुरल है किसी में नहीं है, बट ये एक ऐसी स्टोरी है जो मुझे आज तक एक डायलॉग याद है उसका, क्योंकि मेरी मतलब उनके किसी रिलेशन में ही किसी ने कहा था जब इसमें ये इंसिडेंट हो चुका होता है ट्रेन के साथ सुसाइड करने का, कि उसकी जो बॉडी है वो एकदम सफेद लग गई थी, आंख बंद करके वो लेटा हुआ था। आई वॉज वेरी यंग, मुझे वो चीज याद है और मुझे उसका इम्पैक्ट आज तक फील होता है माइंड में। आपकी एक कहानी है आई कर्स यू, उसमें भी सिमिलर टाइप का चीज है कि कई बार हम कहते हैं कि हमारी जुबान पे माता सरस्वती का निवास है, या हम कहते हैं कि हम जो बोलते हैं किसी के लिए भला तो किसी का भला हो सकता है, और अगर हम किसी के लिए बुरा बोलते हैं तो वो भी मैनिफेस्ट हो सकता है। बिल्कुल। और इस कहानी में आपने एक समाज की स्थिति दिखाई है कि जहाँ किसी लड़की ने प्रेम विवाह कर लिया, तो घर वालों ने तो छोड़ा, लेकिन साथ में ये कर्ज किया कि तुम इसके लिए मर जाओगे। और ऐसा ही होता है कि एक परिवार हंसता खेलता हुआ ट्रिप से वापस आ रहे होते हैं और एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बड़े भाई जिसने उसे ये श्राप दिया था, उसकी मनोस्थिति पे क्या गुजरता है। तो ये भी काफी मार्मिक कहानी है जिसको आपने बताया है कि किस तरीके से वो किरदार अपने ही मनोस्थिति में फंस जाता है कि क्यों उसने ऐसा कहा। जिस बहन के साथ उसका बहुत अच्छा बचपन बीता हुआ है, उसी की मृत्यु की कामना होने की, और मरने के बाद उसके बॉडी को देख करके उसके अंदर वैसे ही भाव आते हैं कि उसने क्यों ऐसा सोचा, क्यों ऐसा बोला, और इतने सालों तक क्यों दूर रहा। कहते हैं ना क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। ये बात सच है कि क्रोध में कई बार ऐसी चीज, क्रोध में कहीं भी चीजें जब सच हो जाती है तब आपको लगता है कि मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए। और यही वजह है कि ये बुक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का पार्ट है। ये जो स्टोरी है, इस बुक का नाम द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। जितनी भी स्टोरीज है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ही है एक्चुअली। तो यही है कि इस स्टोरी में भी यही है कि जो उसने कह दिया वो संभव सच हो गया, और अब वो इंसान पश्चाताप कितना भी कर ले उस चीज को नहीं बदल सकता। वो कितना भी अपने आप को सुधारने की कोशिश कर ले, सिचुएशन नहीं बदल सकती। जो होना था वो हो चुका है। तो इसलिए मतलब एक तरीके से इस पूरे बुक का अगर एक समरी मैं बोलूं तो यही है कि ये अकेले मेरे एक्सपीरियंसेस या मेरे से जुड़े हुए लोग एक्सपीरियंसेस नहीं है। मैं कहती हूँ आपके साथ भी
जितने भी लोग हैं, इस देश में कितने अरबों करोड़ों लोग हैं, सबके पास अपनी अपनी कहानी है, बिल्कुल। जो उनको परमानेंटली इम्पैक्ट डालती है, उनकी आत्मा पे छाप छोड़ती है। हम्म, तो इन स्टोरीज को लिखने के पीछे मेरा बस एक ही वो मेंशन था कि मैं एक तरीके से उन लोगों को एक ऑनर करूं। वो जो कहानियां जो वो कहानियां जो कभी किसी के सामने नहीं आती है, जो लोग भूल जाते हैं एक नॉर्मल लाइफ का इंसिडेंट समझ के, मैंने कोशिश की कि मैं एक बुक के थ्रू से उनको उनको एक तरीके से परमानेंटली मेमोराइज या एक परमानेंटली एक तरीके से उनको ऑनर करूं, ताकि मैं नहीं चाहे कुछ लोग, कुछ हजार लोग या कुछ लाख लोग भी अगर मान लो पढ़ लेते हैं, तो कम से कम उनको पता तो चलेगा कि ये कोई इंसान था। जो रीडर है उसको डेफिनेटली नहीं, शायद हो सकता है कईयों को समझ में आ जाए कि ये कहीं ना कहीं पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड बुक है, हम्म, हो सकता है कईयों को नहीं भी है, हम्म। बट ये है कि लोगों को कम से कम पता तो चला। बहुत अच्छा था। तो आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी लेखनी है या आपका माध्यम है पुस्तक के द्वारा, कहानियों के द्वारा, आप लोगों के उन भावनाओं को समाज के सामने लाना चाहती हैं, या समाज में जो चल रहा है उसका एक प्रतिबिंब है, या फिर आपकी आपकी लेखनी से कुछ लोग प्रभावित हों और वो इन चीजों के बारे में भी सोचें कि एक पॉइंट ऐसा जीवन में आता है जबकि रिटर्न होना मुश्किल होता है, इसीलिए अपने ये decisions को हमेशा ही समझते हैं। होता है, कहता है ना कि कमान से छोड़ा हुआ तीर और वाणी से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। तो उसी थीम पर बस ये है कि जो होना, जो हो चुका है ना, आप उसको वापस ले नहीं सकते, इसलिए जो भी जो भी जितना हो सकता है सोच समझ के कदम रखिए अपने भविष्य को लेकर, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या कभी कोई कहने वाली कोई चीज हो या कोई एक्शन हो, जो भी हो सोच समझ के लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको तो लगता है कि आपने कर दिया होगा, उस टाइम आपको उसकी सीरियसनेस नहीं पता चलती। सीरियसनेस तब पता चलती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मेरा रह गया है। Right. ये वाली कहानी है मीट हिम मीट हर मीट देम। Correct. इसमें आपने सिजोफ्रेनिया का केस दिखाया है कि एक बूढ़ी औरत है, अपनी बिल्ली बिल्ली है, हाँ, बूढ़ा हाँ, की हाँ। बिल्ली है, उसके साथ रहती है, और उनको 17 अलग अलग इमेजिनरी कैरेक्टर्स दिखते हैं जिनको वो अपना दोस्त मानते हैं, जिनको अपना दोस्त मानती हैं। और दोस्त भी क्या मानती है, मतलब उसके लिए तो वो रियल ही है। रियल ही है। हाँ। कि आपने ये लिखा है कि उनके लिए ये डिफरेंस खत्म हो जाता है कि रियलिटी क्या है और इमेजिनरी वर्ल्ड क्या है, और कहाँ पे उनको जाना है और कहाँ रिटर्न होना है। हाँ, ये उनका एक मेंटल स्टेटस रहता है। हाँ, ये आपने ये 17 कैरेक्टर्स ही क्यों यहाँ पे लिखा, ये भी कहीं से नहीं है, नहीं इट इज नॉट, लेकिन प्रेरित वाला बात नहीं है कि मुझे तो, ये एक्चुअली क्या है कि ये एक रियल लाइफ कन्वर्सेशन है मेरे और एक ओल्ड लेडी के बीच में, जिसको मैं ऑनलाइन मतलब उनसे बात किया करती थी। तो उसने ही मुझे बहुत सारी चीजें बताई कि ऐसे ऐसे ये मेरा दोस्त है, ये आजकल मेरे को ज्यादा बॉदर करता है, मुझे परेशान करता है। तो यही सारी चीजें, मतलब उसने 17 पर्सनैलिटीज मुझे बताई कि ये मतलब मेरे दोस्त हैं। तो आई वाज लाइक अच्छा, ये रहती तो अकेले। सिया, नोरा, जेम्स, हाँ, अलग अलग किरदारों के नाम हैं। तो उसने मेरे सारी पर्सनैलिटीज की बताई कि ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, कि ये आज आज ये ज्यादा हैवी चल रहा है आजकल, तो ऐसे कर रही है। तो मैं सोच रही थी कि ये रहती तो अकेली है, मिलने के साथ रहती है, 17 कैरेक्टर्स कौन से हैं? फिर क्योंकि मैं उस टाइम अपना साइकोलॉजी में मास्टर्स भी कर रही थी, तो मैंने धीरे धीरे फिगर आउट कर लिया कि शी इज गोइंग थ्रू समथिंग, मोस्ट लाइकली स्किज़ोफ्रेनिया। लेकिन फिर भी मैंने कहा वो लेडी बहुत अच्छी थी, बातचीत पे बहुत अच्छी थी, बहुत फनी थी, और उसके साथ बात करके कभी भी बोरियत नहीं होती थी। तो मैंने हमेशा यही कोशिश करी कि मैं उसको एज अच्छी फ्रेंड उसके लिए बनूं, बिना कोई जजमेंट किया कुछ, और जजमेंट तो मैंने कभी उसका किया ही नहीं। ये इस पुस्तक की बहुत अच्छी कहानियों में से एक है जिसमें हम मानसिक बीमारी ऐसी देखते हैं जिसमें एक दो का तो मैंने उदाहरण देखा था, लेकिन इस कहानी में 17 काल्पनिक पात्र हैं, काल्पनिक चरित्र हैं, सबके नाम हैं, सबके डिटेल्स हैं, और वो जो लेडी हैं वो कहती हैं वो रियल में है, और वो इन सब के बीच में डिफरेंस ही नहीं कर पाती हैं कि ये वास्तव में मेरे साथ जो बैठी है वो है या वो नहीं।
तो ये कहानी भी बहुत ही रोचक बनी है आपकी, आपने जो इसको लिखा है और आप कह रही हैं कि ऐसा वास्तविक है, तो इन लोगों को जरूर आप जितना मदद कर सकें आप अपनी मैं साइकोलॉजी तो की बहुत डिग्री से अपनी तरफ से जितना इंटरेक्शन किया है किया ही है इनके साथ। अभी क्या है कि अब इनकी उम्र थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ गई होगी तो मोस्ट लाइकली केयर होम में होगी, मेरी बात अब उतनी नहीं होती है क्योंकि लास्ट टाइम एक हाइप भेजा था तो उसका जवाब भी 3 महीने बाद आया था, फिर उसके बाद दोबारा शायद वो उस अकाउंट में लॉग इन नहीं करती, बट आई होप कि वो ठीक हो। एक आपकी पूरी किताब में जो सबसे अच्छी लाइन है मेरे लिए, अगर आज मुझे लेना हो कि इस पूरी किताब में है तो बहुत सारी की चीजें जब आप रिटर्न नहीं हो पाते हो, किसी है चूज लव ओवर फ्रीडम, कि ऐसा भी कोई कैरेक्टर है जिसे पता है कि जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उस जीवन मुक्ति को हाँ, जीवन से मुक्ति हो, अपना जीवन खत्म हो जाएगा, ये फिजिकल जीवन तो खत्म नहीं हो जाता, दूसरी दुनिया में जाने का मतलब है इस शरीर का त्याग करना, लेकिन वहां पर भी उसने प्रेम को चुना। तो इस लाइन में मुझे बहुत बहुत द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ये किताब अमेजन पे उपलब्ध है। इस किताब में जिस तरीके से वसला जी ने मानवीय संवेदनाओं को दर्शाया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं सुपर नेचुरल पे लिखी हुई कुछ चीज पढ़ रही हूँ, लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा और इसका एनालिसिस किया तो सुपर नेचुरल चीज होते हुए भी कहानियों में जिस तरीके से समाज की वास्तविकता, मानवीय संवेदनाएं और जिस तरीके से हर कहानी में एक जानवर का किरदार है, मानव और जानवर के बीच में जो तारतम्यता है, प्रेम है, उसको दर्शाया है। यह किताब बहुत ही अच्छी बन पड़ी है, कहानियां बहुत ही रोचक हैं, आपको एक बार सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि क्या ऐसा भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मीठी मीठर में अलग अलग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का केस है जिसमें उसको 17 अलग अलग काल्पनिक किरदार दिखते हैं। तो ये सारी कहानियां बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोचक है। वसला जी, आप हमारे एपिसोड पे आई, आपका बहुत बहुत आभार। और अगले कड़ी में हम फिर एक नए लेखक के साथ नई पुस्तक पे फिर से चर्चा करेंगे। यह पुस्तक अमेजन पर उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और आप चाहें तो आप हमारी लेखिका से भी मिल सकते हैं।